हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। आज करेंगे हम क्लास 12th रिवीजन सीरीज का जो बोर्ड्स का रिवीजन है हमारा वो स्टार्ट, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स वन बाय वन को शॉर्ट में कराऊंगा और विद माय हैंड रिटन नोट्स। आज हम करेंगे सॉलिड स्टेट का पार्ट 1। इसके हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइडेड है, मैंने खुद से बनाए हैं अपने शॉर्ट नोट्स। टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसको अपलोड किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अभी जाओ, ज्वाइन करो और उस नोट्स को डाउनलोड करके मजा उठाओ। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट की मैं अगर सबसे पहले बात करूं, जिसमें मैं इस रिवीजन सीरीज में इंपॉर्टेंट चीजें करूंगा खाली, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। बाकी चीजें तो आप समझ ही लोगे कि कौन रेगुलर है कौन इरेगुलर। मैं आता हूं मेन एन आइसोट्रॉपी पे। तो बेटा व्हाट इज एन आइसोट्रॉपी? अगर कोई भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम डायरेक्शन से मेजर करें, मतलब इस डायरेक्शन में हर डायरेक्शन से मेजर करें, तो उसको हम कहते हैं, हम ये चेक कर रहे होते हैं कि वो कैसी प्रॉपर्टी रखता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है? एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब आपने एक डायरेक्शन में देखा तो कोई प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो समथिंग एक्स थी, अगर आप दूसरे डायरेक्शन में चले जाओगे तो उसकी वैल्यू वाई हो जाएगी। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज वैरी करती हैं, सेम वैल्यू नहीं रखती। क्यों? क्योंकि उनका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, हर जगह पे ऑर्डर डिफाइंड है। अब अगर मैं एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करूं तो दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसो का मतलब बेटा क्या होता है? सेम। तो दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लास क्या है, तो ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, और एक और पॉइंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन का, विच मीन्स कि उनका जो ऑर्डर है वो पूरे क्रिस्टल में लंबे डिस्टेंस तक फैला है, बीच में कहीं इनका ऑर्डर टूटा नहीं है। एमॉर्फस में क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, मतलब यहां पे ऑर्डर हुआ तो ये ब्रेक हो गया, यहां ऑर्डर हुआ फिर ये ब्रेक हो गया। ठीक है, बाकी के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वॉइड्स। वॉइड्स का बेटा मतलब क्या होता है? वॉइड्स का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। क्या होता है? किसी भी अरेंजमेंट में अगर आप पैकिंग कर रहे हो तो जो आपकी अरेंजमेंट के बाद खाली स्पेस बच गई, इसको हम बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। ठीक है, हम देखो 2 डायमेंशन में भी वॉइड होते हैं और 3 डायमेंशन में भी वॉइड होते हैं। डिटेल जानकारी मैंने थोड़ी सी 2D के आपके नोट्स में प्रोवाइड कर रखी है, उसको जाओ डाउनलोड करो, वहां से पढ़ो टेलीग्राम पे। यहां पे हम करेंगे 3D वॉइड्स। क्या करेंगे? 3 डायमेंशनल वॉइड्स, जिसमें सबसे पहला आता है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या आता है? सबसे पहला आता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बेटा क्वेश्चन आपका होगा कि बनता कैसे है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? अगर मैं 3 एटम्स को एक प्लेन में रखूं और उसके ऊपर से मैं एक एटम को ले आऊं, उसके ऊपर मैं एक एटम को रख दूं, मैंने 3 फुटबॉल रखी जमीन पे, उनके एक ट्राइंगल की तरीके से, उनके ऊपर मैं एक फुटबॉल लेके आ रहा हूं, तो जो चारों फुटबॉल के बीच का हिस्सा खाली हल्का सा बचेगा, उसको हम बोलेंगे, जो यहां पे खाली बचेगा, एम्प्टी स्पेस बचेगा, उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बेटा वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम्स से मिलके बना है? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा वॉइड का? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 टेट्राहेड्रल वॉइड का। दूसरा वॉइड बेटा आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड आता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये कैसे बनता है? मेरे पास 4 फुटबॉल है,
ठीक है, मेरे पास 4 फुटबॉल हैं, मैंने उनको ऐसे हवा में रखा है, 4 फुटबॉल को एक प्लेन में। एक फुटबॉल मैं ऊपर से लेके आ रहा हूं, एक फुटबॉल मैं उसके नीचे से लेके आ रहा हूं। ठीक है, एक फुटबॉल मैंने ऊपर से लगा दी और एक फुटबॉल मैंने डॉटेड नीचे से दिखा दी। ठीक है, मतलब मैंने 6 फुटबॉल रखे हैं। तो जो बीच में खाली स्पेस बचेगी उन्हें हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हम आगे पढ़ेंगे जब, तो अगर एटम कोई टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का कितना होगा? 6। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुम साइज की बात करो, साइज वाइज देखो, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का वॉइड बड़ा होता है एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन अगर तुम नंबर की बात करो तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इनफैक्ट मैं बोलूं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर किसी भी पैकिंग में अगर n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं तो 2n तुम्हारे कितने हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल तो आपको पता ही होगा, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, जिसको आप बार बार रिपीट करो आपको क्रिस्टल मिल जाए। ठीक है, हमें रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ सकता है। हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और 14 ब्रेवियस लैटिसेस होती हैं। आपके पास एनसीईआरटी में या फिर किसी भी बुक में आपके पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपके सारे क्रिस्टल सिस्टम्स मेंशन्ड हैं विद उनके एंगल्स एंड लेंथ। उनको आपको हर हालत में याद करना है। इसकी ट्रिक की वीडियो बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कितना है? अगर हम ज्यादा एटम्स एक जगह में, मान लो मैंने एक जगह ले ली, ये इसमें मैं एफिशिएंट पैकिंग कब कर सकता हूं? जब मैं खाली जगह वॉइड्स बहुत कम छोड़ूं। ठीक है, उतनी एफिशिएंट पैकिंग होगी जितनी कम एम्प्टी स्पेसेस रहेंगी। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी होता है परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड। हमने तुमको पूरा कमरा दे दिया बॉल से भरने के लिए, तुमने पूरी जगह का कितना हिस्सा बॉल से ऑक्यूपाई करा, वो कितना क्या हो जाएगा? आपका पैकिंग एफिशिएंसी। और कॉमन सेंस की बात है, जितनी खाली जगह कम छोड़ोगे, उतना ज्यादा ऑक्यूपाई रखोगे, उतनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी और उतना ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड। तो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस अवेलेबल। ठीक है बेटा, अब देखते हैं। अब हम टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स को कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं Z इंटू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस अवेलेबल। अब बेटा ये Z क्या है? Z पता होना चाहिए था आपको। Z होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल। क्या होता है Z? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो कहलाता है Z। अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, बेसिकली ये वॉल्यूम होता है अगर मैं 3D में लेके चल रहा हूं, और 2D में होता है एरिया, है ना? तब क्या आ जाएगा हमारा? टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस अवेलेबल, और इसको मैं कर दूं इनटू 100, तो हमें ये पैकिंग एफिशिएंसी दे देगा। मतलब फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया? Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय
टोटल स्पेस अवेलेबल डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस अवेलेबल, या फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू में 100। जर्नली हमारा यूनिट सेल क्यूब हम लेके चलते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। इसलिए इसको निकालने के लिए हमको ए आर का रिलेशन भी चाहिए होता है। समझ में आया? पैकिंग एफिशिएंसी क्या थी कि टोटल एटम्स कितने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितने अवेलेबल यूनिट सेल के वॉल्यूम में। हमने लिख दिया z। अच्छा, टोटल एटम्स का कैसे लिख सकता हूं मैं? नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं इनटू एक का वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बोलते हैं z, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन एटम उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। समझ में आया? तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 100। आगे बढ़ते हैं बेटा पैकिंग डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो यूनिट सेल के लिए भी यही हो जाएगा, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला आ जाता है z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय Na इंटू में ए क्यूब। बेसिकली यहां पे हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिखते हैं, ठीक है। z हमारा वही वाला z जो हम अभी लिखते आए थे। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? मोलर मास तो आप निकाल ही लोगे। Na क्या है यहाँ पे? एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ पे ध्यान कुछ चीजें रखनी होती हैं, यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला होता है बेटा यूनिट, ठीक है। डेंसिटी जनरली क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें ए जनरली दिया रहता है पिकोमीटर में, तो आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमारा यूनिट सेल जो है वो क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखोगे आप? a इंटू बी इंटू सी। डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। पैकिंग डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला z इंटू एम एम अपॉन एन ए इंटू में ए क्यूब। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने अरेंजमेंट में। पहला हम पढ़ेंगे बेटा अरेंजमेंट इन वन डायमेंशन। अब मुझे खुद ही बताओ, आपको मैं एक जगह दे दूं, कमरे में आऊं, मैं कहूं एक ही लाइन में आपको फुटबॉल अरेंज करनी है, आपके पास केवल और केवल एक ही तरीका होगा। आप बस इसको इस तरीके से चिपकाते हुए रखते चले जाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम की। अगर हम एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, इसका मतलब है कि वो कितने एटम्स को टच करके बैठा है, कितने एटम्स को वो छू रहा है, टच कर रहा है। उसके लिए हमें ऐसा एटम लेना है जिसके दोनों अगल बगल एटम हो। हमने ये ले लिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एटम कितना आ गया बेटा? 2। आपको याद रखना है वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। अच्छा, अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं, वो आगे आएगा, मैं आपको बताता हूं। अब मैंने बोला कि आपने एक लाइन फुटबॉल के लगा दी, अब आपको नीचे से शुरू करना है, तो आपके पास 2 तरीके होंगे। ये आपकी एक लाइन बनी पड़ी थी, अब आपके पास 2 तरीके होंगे अगर आपको एक और लेयर चिपकाना है। पहला तरीका होगा कि आप एटम के नीचे एटम रखो, और दूसरा तरीका होगा कि आप एटम के वॉइड्स में एटम रख दो। एटम की खाली जगह जो बची उनके में रख दो। यहां से जो मिलता है वो मिलता है हमको SCP2D, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D, और यहां जो वॉइड्स वाले से मिलता है उसे बोलते हैं HCP2D। SCP इज AA टाइप और HCP इज AB टाइप, ठीक है। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। अरेंजमेंट इन 2D पहला पढ़ेंगे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP2D AA टाइप, मतलब एक लेयर बिछी हुई थी प्रॉपर, एटम के नीचे ही हमने एटम को रखना चालू कर दिया। क्या रखना चालू कर दिया? एटम के नीचे ही एटम रखना चालू कर दिया। इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इस लेयर को मैं अगर A बोलूं तो ये वाली लेयर भी बेटा क्या हो जाएगी? A हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं AA टाइप अरेंजमेंट।
तो SCP कैसी होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2D कैसी होती है, AA टाइप होती है। इसका मतलब एटम के नीचे एटम रखते हैं, लेयर लेयर सेम रहती है। हमारा यूनिट सेल कैसा होता है, यहाँ पे यूनिट सेल वो एक छोटा पैटर्न निकालो जो रिपीट कर रहा हो। तो देखो ये स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अच्छा, मैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम पे जाऊं, किस पे जाऊं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम पे जाऊं, तो यहां पे देखना ये एटम अगर को मैं देखूं तो 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 4। तो SCP-2D में क्या होता है, AA टाइप होता है, एटम के नीचे एटम होता है। यूनिट सेल क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अगर आपको याद रखना हो तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी आप याद रख सकते हो, वैसे इतना नीड नहीं है, 78.5% होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका होता है बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP-2D। मतलब आपने देखो एटम थे ये दोनों पहली लेयर वाले 1D वाले, ये देखो ये 1D वाले थे, इनकी जगह नीचे खाली थी, हमने यहां पे बिछा दिया नया एटम। अगर मैं इस लेयर को A लेयर बोल देता हूं तो दूसरी वाली लेयर को मैं B लेयर बोलूंगा। अब देखो अप्रोच हमेशा सेम रहेगी। अब मैं जो अगली लेयर लेके आऊंगा वो मैं इन दोनों के वॉइड्स में रखूंगा यहां पे, और ये देखो इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, सेम लेयर है, मतलब फिर से A आ गया। इसका मतलब ये कैसा अरेंजमेंट होता है, AB टाइप। कैसा होता है बेटा, AB टाइप अरेंजमेंट होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग AB टाइप अरेंजमेंट होता है, एटम के वॉइड में एटम रखते हैं। समझ में आया। यूनिट सेल कैसा होता है, यूनिट सेल होता है बेटा हेक्सागन। कैसा होता है, हेक्सागन होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात करूं बेटा तो ये 6 हो जाएगा। ये देखो इस वाले एटम को नोटिस करो, 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। HCP-2D में क्या हो गया, AB टाइप, एटम के वॉइड्स में एटम, यूनिट सेल हेक्सागन और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पैकिंग एफिशिएंसी इतना नीड नहीं है, लेकिन करना चाहो तो 90.6% होती है। तो HCP-2D और SCP-2D में कौन सा अच्छा है, 90.6% है। तो HCP-2D इज मोर एफिशिएंट देन SCP। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे कि एक कमरे में अगर आपको 2 डायमेंशन में बॉल्स बिछानी है तो कैसे अच्छा से बिछाओगे, तो आप उसके वॉइड्स में रख के ज्यादा अच्छा बिछा सकते हो, क्योंकि वैसे स्पेस खाली कम बचेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चा 3D पे, जो हमारा मेन काम है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला आता है बेटा सिंपल क्यूबिक सेल और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, ओनली एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के अलावा हम एटम को कहीं नहीं रखेंगे। इसके लिए तो आप अपने कमरे को भी, रूम को विजुअलाइज कर सकते हो। यू कैन विजुअलाइज योर रूम। वहां पे हमारे पास एक क्यूब होता है, आपको पता है, ठीक है, क्यूब ओनली एट कॉर्नर्स। हम पहला इसके बारे में लिखते हैं बेटा पोजीशन। ठीक है, पोजीशन। पोजीशन क्या लिखेंगे, एटम सारे के सारे कहाँ है, 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। कहां पे है, 8 कॉर्नर्स। दूसरा पॉइंट जेड वैल्यू, यहां पे हम शेयरिंग से निकालेंगे, और एक कोने पे बैठा एटम 1/8 शेयर करता है, और यहां पे कितने हैं, 8। तो क्या आ गया, z इक्वल टू 1। आपको बस याद अभी करते हुए चलना है क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। z इज इक्वल टू 1 फॉर SCC। पोजीशन क्या होती है, 8 कॉर्नर्स। अगर मैं A और R का रिलेशन निकालने चलूं तो बेटा वो हो जाता है A इज इक्वल टू 2R। वो भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना चाहिए कि एटम कहां से टच करेंगे, एटम टच करेंगे एजेस पे। ठीक है, आप वहीं से रिलेशन निकालोगे जहां पे वो टच करेंगे। तो वो एज पे टच कर रहे हैं, ये आपका A है, और ये आपका रहा A इज इक्वल टू 2R। याद रखना बेटा, A और R का रिलेशन वहीं से निकलेगा जहां पे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ठीक है, मैं चौथा पॉइंट निकाल लेता हूं, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी Z इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में A क्यूब। आपको A और R का रिलेशन पता है, आपको Z वैल्यू पता है, आप पुट करके निकाल लेना, आ जाएगा 52.4%।
समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया। पांचवा चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम। आप कोने पे कोई एक एटम रखते हो तो वो अपने 6 नियरेस्ट एटम्स को टच कर रहा होता है। छठा, अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ वॉइड। वैसे ये आपके कोर्स में नहीं है, बट अगर चाहो तो आप याद कर सकते हो, क्यूबिकल वॉइड। ठीक है। पोजीशन क्या होती है? 8 कॉर्नर पे होते हैं। जेड की वैल्यू क्या होती है? एससीसी के लिए 1 होती है। 1/8 इंटू में 8। थर्ड, ए और आर का रिलेशन कहां से निकालेंगे? जहां पे टच करेंगे, टच अलोंग दी एज। तो ये भी आर था, ये आर था, ये एज लेंथ थी, तो ए इज इक्वल टू 2r। ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इज 6। ये आपको याद रखना है। मैं बात कर लेता हूं अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल? यहां पे क्या होता है? पोजीशन की बात करूं मैं, 8 कॉर्नर्स प्लस 1 बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब एक क्यूब के सेंटर पे एटम को हम चिपका देते हैं। Z की वैल्यू बात करूं तो आ जाती है 2 फॉर BCC। 2 आ जाती है Z की वैल्यू फॉर BCC। क्यों आ जाती है? कोने पे बैठे एटम्स 1/8 देते हैं इंटू में 8, लेकिन जो बीच वाला एटम है क्यूब के, वो किसी से शेयर नहीं हो रहा, वो पूरा का पूरा क्यूब के अंदर ही है। 1 इंटू में 1, दिस गिव्स यू 2। आपको याद रखना है Z इज इक्वल टू 2 फॉर BCC। तीसरी चीज, ए और आर का रिलेशन। ये करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि ये कहां पे टच होते हैं। टच अलोंग बॉडी डायगोनल। कोई आपसे पूछे क्या BCC में एटम्स एज के अलोंग टच होते हैं, तो कह देना नहीं, ओनली अलोंग बॉडी डायगोनल। और इससे अगर आप निकालोगे तो रिलेशन आता है आपका A√3 इज इक्वल टू 4r। कैसे आया? बॉडी डायगोनल क्या होता है आपका? बॉडी डायगोनल क्या होता है आपका? A√3 होता है। किसी भी क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है A√3। और ये भी आपका r, सेंटर से मैं ज्वाइन करूं, ये पूरा 2r और ये भी r, तो अगर ऐड कर दोगे तो A√3 बराबर 4r आ जाएगा। ये आपका एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन होता है। पैकिंग एफिशिएंसी आप निकाल लेना फॉर्मूले से, आपका आ जाएगा 68%। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी आपको पता होना चाहिए, 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एटम बीच का बैठा हुआ ऊपर के 4 को टच कर रहा है। ये वाला एटम ऊपर के 4 को टच कर रहा है और नीचे के 4 एटम्स को टच कर रहा है। ये विजुअलाइज करना पड़ेगा, बट अभी हम खाली रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको याद क्या होना चाहिए? पोजीशन क्या होती है? 8 कॉर्नर्स प्लस 1 बॉडी सेंटर। Z की वैल्यू क्या हो गई? 2। ए और आर का रिलेशन क्या हो गया? कैसे याद रखना है? टच अलोंग बॉडी डायगोनल। A√3 इज इक्वल टू 4r। पैकिंग एफिशिएंसी 68%। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इज 8। क्लियर है? अब चलते हैं हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पे, FCC। ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, CCP। तो FCC और CCP क्या है बेटा? सेम है। FCC और CCP क्या है? सेम है। यहां पे क्या होता है? 8 कॉर्नर्स पे होता है एटम, और कहां पे होता है? 6 फेस सेंटर्स पे होता है। आपको पता होना चाहिए क्यूब के 6 फेस सेंटर होते हैं, तो सब पे हम एक एटम को चिपका देते हैं। अगर मैं Z की बात करूं तो Z इक्वल टू 4 होता है। याद रखना, FCC या CCP के लिए Z इक्वल टू 4 होता है। अच्छा ये कैसे आया? 1/8 इंटू में 8 प्लस 1/2 इंटू में 6। 6 फेस सेंटर है, अगर एक फेस पे एटम रखा है तो वो 2 यूनिट सेल में शेयर होगा, मतलब क्या आ जाएगा? 1/2। अगर यहाँ पे ये एटम है तो ये बगल वाले यूनिट सेल में भी शेयर हो रहा होगा। इसके लिए
इसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 1/2 हो जाती है, तो आंसर आ गया 4। ठीक है बेटा। अब ए और आर का रिलेशन ये निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये टच करते हैं अलोंग फेस डायगोनल, अलोंग फेस डायगोनल। तो बेटा फेस डायगोनल क्या होता है किसी भी क्यूब का? a√2 होता है, किसी भी क्यूब का a√2 होता है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, a√2 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 4r होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी में 12 होता है, मतलब वो 12 एटम्स को टच कर रहा होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। पांचवा, मैं वॉइड की बात करूं तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड भी होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड भी होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना, किसी भी अरेंजमेंट में या यूनिट सेल में जिसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों वॉइड्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं z के बराबर। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? z के बराबर। मतलब एफसीसी में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे। एफसीसी में आपसे कोई पूछे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, तुरंत सोचना z क्या होता है, तो z क्या होता है? 4। तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और डबल कर दो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है। अगला आता है HCP3D। ये आपके इतना कोर्स में नहीं है, आपको बस 2 बातें इसमें याद रखनी है कि इसकी z वैल्यू आपकी 6 होती है, z वैल्यू 6 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 होता है। z वैल्यू 6 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अच्छा, एक चीज रह गई थी यहाँ पे, पैकिंग एफिशिएंसी, सॉरी, पैकिंग एफिशिएंसी 74%। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है एफसीसी की? 74%। अच्छा, एचसीपी की बात करें तो इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? 74% होती है। क्या होती है? 74% होती है। तो एफसीसी, जिसको मैं सीसीपी भी बोल सकता हूं, एंड HCP3D, इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है बेटा? सेम होती है, 74%। और इन दोनों को एससीसी की कितनी थी? 52.4। बीसीसी की कितनी थी? 68। और एफसीसी और एचसीपी की कितनी है? 74। मतलब सबसे ज्यादा किसमें है? इन्हीं में। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इनको हम? इनको बोलते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। समझ में आ रही है बात एकदम अच्छे से? इसमें भी हमारे टेट्रा और ऑक्टा दोनों वॉइड्स होते हैं, टेट्रा और ऑक्टा दोनों वॉइड्स होते हैं। ऑक्टा क्या हो जाएगा? z के बराबर, मतलब 6, और टेट्रा कितने हो जाएंगे? डबल, मतलब 12। समझ में आया? एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी भी 74%, एचसीपी की भी 74%। इन दोनों को हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बेटा बात कर लेते हैं आयोनिक सॉलिड्स की। आयोनिक सॉलिड्स हमको पता है कि क्या क्या होता है हमारे पास? कैटायन होता है बेटा, एनायन होता है। क्या होता है? कैटायन होता है और एनायन होता है। ठीक है। जनरली लार्जर ये होता है और स्मॉल ये होता है। तो जो लार्ज होता है वो लैटिस बनाएगा, और जो स्मॉल होता है कैटायन, वो जाके वॉइड में बैठेगा। वो जाके कहाँ बैठेगा? वॉइड में बैठेगा। और वो डिसाइड होता है आपका रेडियस रेशियो रूल से। इतना आपके बोर्ड में ये पूछेगा नहीं, इसलिए मैं सिंपल बस फॉर्मूला लिखवा देता हूँ इसका, विच इज बेसिकली रेडियस ऑफ पॉजिटिव कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। या फिर मैं सीधे सीधे बोल दूं रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन, क्योंकि ये डेफिनेशन एक्चुअली गलत है, यही होना चाहिए। डेफिनेशन क्या होना चाहिए? छोटे आयन का रेडियस अपॉन रेडियस ऑफ लार्ज आयन। क्लियर हुआ बात? एकदम क्लियर होना चाहिए था।
ठीक है, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट टाइप बचता है NaCl लैटिस जिसको आपको बोला जाएगा रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। गंदा गंदा लिख के लिख देता है क्वेश्चन में, तो याद रखना दिस इज बेसिकली एन FCC स्ट्रक्चर। कैसा होता है? FCC स्ट्रक्चर होता है, Cl माइनस FCC बनाएगा। क्या बनाता है? FCC बनाता है, मतलब Cl माइनस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा? 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा। Z वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, और Na प्लस मैंने बोला था केटायन, केटायन कहाँ जाता है? वॉइड्स में जाता है। अब FCC में तो ऑक्टा टेट्रा दोनों होते हैं, तो Na प्लस कहाँ जाता है? Na प्लस जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और कोई भी अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। अब आपको याद क्या क्या रखना है कि Z FCC बनाता है, Cl माइनस लैटिस बनाएगा, Na पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, Z की वैल्यू याद रखनी है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव भी यहाँ पे 6 होता है। अच्छा सर, कोऑर्डिनेशन नंबर से कहना क्या चाह रहे हो? एक सोडियम 6 Cl से टच करेगा, सराउंडेड रहेगा, और एक Cl 6 सोडियम से सराउंड रहेगा। समझ में आई बात? तो क्या याद रखना है? FCC है, Z इक्वल टू 4 है, Cl माइनस FCC बनाएगा, 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर पे जाएगा, Na पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का 6, कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस का 6। 1 Na plus will surround 6 chloride ions and 1 chloride ion will surround 6 sodium plus ions। लास्ट एक समरी में कर देता हूं जल्दी से। Z वैल्यू एंड कोऑर्डिनेशन नंबर की, SCC, BCC, FCC या फिर CCP, और यहाँ पे HCP, और यहाँ पे NaCl। ठीक है, Z वैल्यू होती है बेटा 1, BCC के लिए होती है Z वैल्यू 2, FCC के लिए होती है Z वैल्यू 4, HCP के लिए होती है 6, Na प्लस के लिए भी होती है 6, क्योंकि ये भी एक तरीके का FCC है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसमें सिंपल क्यूबिक में 6, BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, HCP में भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, और NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का भी 6 होता है और Cl नेगेटिव का भी 6 होता है। ठीक है, A और R का रिलेशन अगर मैं देख दूं तो दिस विल बी A इज इक्वल टू 2R, टच अलॉन्ग द एज, आपको याद ये रखना है, टच अलॉन्ग द एज, दिस इज A रूट 3 इज इक्वल टू 4R, टच अलॉन्ग द बॉडी डायगोनल, दिस इज A रूट 2 इज इक्वल टू 4R, टच अलॉन्ग द फेस डायगोनल। ठीक है, बाकियों की आपको जरूरत नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी की मैं बात कर दूं अगर, तो इसकी होती है 52.4%, SCC की, BCC की होती है बेटा 68%, FCC की होती है 74%, HCP की भी होती है 74%। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिफेक्ट्स कर रहे होंगे और सॉलिड स्टेट को ख़त्म कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि और लोग इससे जुड़ पाएं और फ़ायदा उठा पाएं। स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।